हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। अपने इस बिजी शेड्यूल में से पढ़ाई के लिए भी 4 घंटे निकाल ही ले रहे होंगे, और अगर नहीं निकाल रहे हैं तो अब ज़रूर निकालिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और हमें सीटेट में बेहतर परफॉर्म करना है, फर्स्ट करना है। 130-140 प्लस हमें मार्क्स लाने ही हैं। तो ये कैसे होगा, हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। इस वजह से पढ़ाई के लिए ज़रूर समय निकालिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा आपके बेटरमेंट के लिए काम करता रहता है। आपको सीटेट से रिलेटेड काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन कराया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। आपके जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दे बेटर ढंग से, तो आप उनसे ये चैनल जरूर शेयर करिए, क्योंकि इससे बेटर आई डोंट थिंक कि कोई करा सकता है। हम लोग सभी ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये सही है तो क्यों सही है, बाकी के तीनों गलत है तो क्यों गलत है। तो इससे हमारी PYQ के साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है, जो कि एक बेटर चीज़ है। सो हम इस क्वेश्चन इसी मेथड से कराते हैं, जो कि जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एनालिटिक्स देखा तो पता चला 65% लोग ऐसे हैं जो आके रेगुलरली वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे आपका भी फायदा है और हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। It really motivates us a lot and enhance our motivation to do such things for you. एंड अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आपको जैसे कि ये भी कुछ लोग कह रहे थे वीडियोस नहीं आ रही, तो मुझे भी पता है लगभग हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। 1 आध हफ्ते हो गए होंगे कि हमने कोई वीडियोस नहीं अपलोड की। तो आई डोंट नो व्हाई कि हेल्थ से सपोर्ट नहीं कर रही इस टाइम, बीच बीच में तबीयत खराब ही हो जा रही है। तो ब्लड टेस्ट वगैरह कराया है, देखिए क्या होता है। आज थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो आई थॉट कि वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिससे कुछ बच्चों को सिखा सके थोड़ा, तो इस वजह से ये किया। बाकी यही सब चल रहा है लाइफ में, ये सब तो चलता ही रहता है, कभी सही कभी गलत होता ही रहता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16, हमें पता, जो पुराने लर्नर्स हैं जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि हम लोगों ने CDP का 11 जनवरी का क्वेश्चन पेपर 1 to 15 डिस्कस कर लिया था। 16 to 30 आज डिस्कस करना था। आज नहीं, मतलब उसके नेक्स्ट डे ही हम लोग डिस्कस करते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं, बट हो नहीं पाया हेल्थ की वजह से, सो उसको हम लोग आज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, Which of the following is a barrier to inclusion? अच्छा, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? अब पूछ रहा है बाधक, हेल्पफुल नहीं पूछ रहा, क्या है जो बैरियर है, बाधक है। तो पहला दिया गया, कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। तो ये तो सही ऑप्शन हो जाएगा, सम्मान तो होना ही चाहिए एक दूसरे के प्रति। दूसरा क्या दिया गया है, सामग्री को केवल विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। केवल विद्यार्थियों मतलब केवल कुछ विद्यार्थियों, क्या केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों के हिसाब से हमें सामग्री को डिजाइन करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ऐसी सामग्री डिजाइन करनी चाहिए जो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे, सभी बच्चों को बेनिफिट दे। इस वजह से यही ऑप्शन गलत है। तो यही ऑप्शन भी सही भी हो जाएगा, क्योंकि बार पूछा है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हमें गलत ही ढूंढना था, तो गलत ऑप्शन सही हो जाएगा। The following creates barrier to inclusion of students from marginalized groups। जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है?
पहला दिया गया है शैक्षिक स्थानों तक पहुँच, दूसरा दिया गया है अधिकारों में क्षमता, तीसरा है भाग लेने के अवसर और चौथा है सामाजिक वार्तिकाग्र। तो पहला दिया गया शैक्षिक स्थानों तक पहुँच। तो बच्चे पहुँच तो जाते ही हैं शैक्षिक स्थानों तक, उनके माता पिता उन्हें स्कूलों में एडमिशन दिला देते हैं, तो पहुँचने में तो कोई कठिनाई नहीं है, वह पहुँच जाते हैं। फिर दूसरा दिया गया अधिकारों में क्षमता, और स्कूल में पहुँचते हैं तो अध्यापक उनके साथ क्षमता का व्यवहार भी करते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा क्या दिया गया, भाग लेने के अवसर। तो अध्यापक सामाजिक हाशिए समूह के हाशिए वर्ग तो अध्यापक हाशिए वर्ग के विद्यार्थियों को भाग लेने के अवसर भी प्रदान करता है। और हाशिए वर्ग मतलब पहले समझ लेते हैं। हाशिए के समूह मतलब होता है ऐसा समूह जो खेती बाड़ी करता हो, मेहनत करता हो, मेहनत मजदूरी द्वारा अपना जीविकापार्जन कर रहा हो, तो उसको कहते हैं हाशिए के समूह। तो उन्हें भाग लेने के अवसर तो विद्यालय में अध्यापकों द्वारा दिए ही जाते हैं। चौथा क्या दिया गया, सामाजिक वार्तिकाग्र। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये समाज की जो कुरीतियां है ना, समाज में भेदभाव जो है, उसी की वजह से हाशिए समूह के जो विद्यार्थी है वो उन्हें शामिल होने में इस विद्यालयों में बाधा उत्पन्न होती है। और यही सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। Which of the following learning ability directly affect the ability to write coherently? तो लिखने में किस डिसेबिलिटी द्वारा अक्षमता उत्पन्न होती है, वही पूछा है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक एक ऑप्शन करके चर्चा कर लेते हैं सभी को। पहला दिया गया डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में आप लोग को कैलकुलेशन जैसा साउंड आ रहा होगा, और कैलकुलेशन किस में होती है, मैथमेटिक्स में। तो अगर कोई बच्चे में मैथ्स की अक्षमता है, गणितीय गणना करने में अक्षम है, तो उसमें डिस्कैलकुलिया होता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, राइट कोहेरेंटली, मतलब वो बच्चा ठीक से लिख नहीं पा रहा, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए होती है। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया, डिस्ग्राफिया। अब बताइए, ग्राफिया में ये देखिए ग्राफ जैसा आपको साउंड आ रहा है, तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को पेन पेपर द्वारा ही तो बनाया जाता है, पेन पेपर से, और लिखा भी पेन पेपर से ही जाता है। तो इसी ट्रिक से हम ये याद रख लेंगे, और यही ऑप्शन सही होगा कि डिस्ग्राफिया ही होता है राइट कोहेरेंटली का सही ऑप्शन। लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं, और इसको हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे सॉरी ये तो हो गया ना, इंग्लिश में देख लिया हमने, हिंदी वाले देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल हिंडर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ ऑडिटरी लर्नर्स? फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी में भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? पहला ऑप्शन दिया गया विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी जो खुद से बात करके सोचते हैं वो खुद को डायरेक्ट करते हैं कि क्या करना है, क्या कर रहे हैं, तो ये एक सही विकल्प रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गलत ऑप्शन ही बाधा ही पूछा है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट विथ गिफ्टेडनेस? तो गिफ्टेड स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए नीचे हिंदी में भी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? पहली दी गई है धीमी समझ। तो जो प्रतिभावान विद्यार्थी है वो धीमी समझ उनकी थोड़ी होगी, वो प्रतिभावान है इस वजह से वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाएंगे, उनका शार्प माइंड है तो शार्प समझेंगे भी। और दूसरा क्या दिया गया, जिज्ञासा की कमी। तो जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनमें जिज्ञासा की कोई कमी नहीं होती, उनमें भरपूर जिज्ञासा भी होती है सीखने के प्रति। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है सोच में सटीकता की आवश्यकता।
तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। उनके पास दिमाग तो बहुत अच्छा होता है, बस उनकी थिंकिंग प्रोसेस को एक सटीकता चाहिए होती है, ठीक है, उनकी सोच को एक सटीकता चाहिए होती है। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति तो जो प्रतिभावान विद्यार्थी है वो आसान कार्यों को नहीं चुनते, वो कठिन से कठिन कार्यों को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्या दिया गया है? ए टीचर वांट्स टू फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अमंग हर स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय हर फॉर दिस पर्पस। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसी क्वेश्चन नंबर 21 को हिंदी में देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुशाद्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बचने की बात की जा रही है। पहला है संकल्पना मानचित्रण। तो संकल्पना बच्चों में डेवलप करनी ही चाहिए, संकल्पना से उनका बोध कौशल बेहतर होता है। और इसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है, तो इसमें क्या, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, संदर्भहीनता। तो अगर बच्चों को उस टॉपिक का संदर्भ नहीं समझाएंगे ठीक तरह से, तो क्या उनकी समझ डेवलप हो पाएगी या उनमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसी वजह से यही सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, ठीक है, गलत ही हमसे पूछा है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक कर देते हैं, यही संदर्भहीनता सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, ये दिया गया है, इंग्लिश वाले देख लें, हम हिंदी पे चलते हैं, ठीक है। विद्यार्थी में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुशाद्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला दिया गया है, नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचे। अब आप बताइए मुझे, नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीन पियाजे ने बताया स्कीमा के बारे में, और स्कीमा वही है कि जो बच्चे के पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट उन्हें सिखाया जाए, उसे स्कीमा कहते हैं। तो हमें बच्चों में ये पूर्व ज्ञान, उनके पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, जिससे उनकी समझ बेहतर हो सके। तो ये ऑप्शन तो सही है। और इसमें क्या पूरा है ना, और इसमें बोल रहा है संबंध बनाने से बचे, तो बचना नहीं चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बच्चों में हमेशा से मैं बोलती हूँ कि नियमों को समझाना चाहिए, ना कि रटाना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को समझाना चाहिए, ना कि रटाना चाहिए, और वही इसमें दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following factors is not responsible for students' failure in academic performance? फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार नहीं पूछ रहा है, जिम्मेदार है नहीं, ठीक है। तो इसमें पहला दिया गया है बोरियत, तो सफलता के लिए जिम्मेदार ये नहीं है, तो जिम्मेदार नहीं पूछ रहा है, ये सही हो जाएगा। फिर क्या दिया गया, तनाव, तनाव भी जिम्मेदार नहीं है। जिज्ञासा, जिज्ञासा ही एक सही फैक्टर है जो विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं पूछ रहा है, तो ये सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, और यही जिज्ञासा यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी वाले के लिए हिंदी में। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। ऐसे उदाहरण को डॉट डॉट कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। पहला दिया गया एक भ्रांति, तो ये गलत है। दूसरा दिया गया एक गैर उदाहरण, ये भी गलत है। तीसरा दिया गया एक आद्य उदाहरण, यही सही ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। By encouraging students to reflect on their cognitive abilities to reach a specific goal, a teacher is facilitating the development of
फिर 4 ऑप्शंस दिए गए। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं हिंदी पार्ट। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के निम्नलिखित में किसके विकास को सुगम बना रहा है। पहला दिया गया घोषणात्मक ज्ञान, दूसरा दिया गया है प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, और चौथा दिया गया अधिसंज्ञा। यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, एनसीएफ का क्वेश्चन पूछ रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। पहला दिया गया है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। वो बातचीत को एनसीएफ बहुत प्रमोट करता है कि बच्चे आपस में बातचीत करके, डिस्कशन करके सीखें, जुड़कर सीखें, तो यही पहला ही सही ऑप्शन हो जाएगा। अभ्यास मैंने आपको हमेशा से ही बताया एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। रटना हमेशा से बताया है एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उत्तेजना प्रक्रिया संग, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तेजना भी एक गलत ही टैग वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, to scaffold student is solving a problem, a teacher should। अब नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, आइए हिंदी में भी देख लो। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। पहला दिया गया है असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें। बताइए, हमें विद्यार्थियों को भ्रम से बाहर निकालना है कि उन्हें भ्रमित करना है, तो इसी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें। नकल पे तो आप लोग को पता ही होगा, स्कूल में भी गाइड क्यों लगती है कि बच्चे नकल ना कर पाए, तो नकल भी गलत ही ऑप्शन होगा। तीसरा क्या दिया गया, ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। और स्कीमा क्या है, पूर्व ज्ञान द्वारा नए कॉन्सेप्ट को समझाना। पूर्व ज्ञान में कुछ चीजें ऐड करके एक नया कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना, तो स्कीमा को हमेशा स्कीमा एक्टिव करना ही चाहिए। ये एक सही ऑप्शन हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ये देखो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आ गया। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हम हिंदी के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन है। अभिकथन ए दिया गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी जो जैसे भ्रांतियां पैदा हो गई हैं किसी कॉन्सेप्ट के प्रति, उसे टीचर से साझा करने का अवसर देना चाहिए कि वो टीचर को खुल के बता सके कि क्या भ्रांति उनके दिमाग में चल रही है। और इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। तो ये तर्क दिया जा रहा है, तो क्या तर्क सही है? तर्क तो देख के ही गलत लग रहा है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। तो ए तो सही है एक तरह से कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों में जो मिसकंसेप्शन आए हैं वो टीचर से डिस्कस कर ले, जिससे वो मिसकंसेप्शन से बाहर आ जाए। लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि जिससे वो भ्रांतियां और वैकल्पिक, क्योंकि भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती है, ये सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है, जबकि ऐसा नहीं है। भ्रांतियां सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे क्या पता चलता है कि बच्चे सक्रिय रूप से क्लास में बैठे हैं और सक्रिय रूप से सीख रहे हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर है। तो इस वजह से ये तर्क इसका गलत है और ये अभिकथन सही है कि उन्हें भ्रांतियों को डिस्कस कर लेना चाहिए, लेकिन तर्क गलत दिया गया है। तो जहाँ कथन सही हो तर्क गलत हो, वही सही हो जाएगा। तो ये तीसरे में सही है और गलत है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29. Learned helplessness occurs when a student believes that. तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं. अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है. अगर कोई विद्यार्थी मतलब अधिगम असहायता या लाचारी तब महसूस होती है जब विद्यार्थी यह मानता है कि मतलब जो परिणाम है वो अनियंत्रित है, उसके हाथ में नहीं है. जो आना है, जैसे उसे फेल होना है तो वो होगा, भले ही वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी एफर्ट्स डाल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो फेल होगा तो होगा. अगर बच्चा इस तरह की अवधारणा बना ले रहा है तो उसे अधिगम असहायता या अधिगम लाचारी महसूस होगी. तो आइए देखते हैं इस तरह का ऑप्शन कौन सा है इन चारों में. पहला दिया गया, क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है. ऐसा नहीं, अगर उसे ये फील हो कि सुधार हो सकता है तो वो सुधार करने का प्रयास करेगा ना, असहायता थोड़ी महसूस करेगा. इसी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. नेक्स्ट क्या दिया गया, प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है. अब अगर बच्चे में इतनी समझ होती कि प्रयास क्षमता को प्रभावित करता है तो प्रयास नहीं करता पास होने का, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो लर्निंग हेल्पलेस महसूस कर रहा है कि लर्निंग में कुछ किया नहीं जा सकता, मुझे फेल होना है तो होगा ही, भले ही मैं कुछ भी कर लूँ, कितने भी एफर्ट्स डाल लूँ, कोचिंग कर लूँ या कुछ भी कर लूँ. तो ये समझ नहीं होती बच्चों में कि प्रयास क्षमता को प्रभावित करता है. तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय है. अब बताइए, नियंत्रणीय है पता होता बच्चे को तो वो असहायता क्यों महसूस करता. बच्चे को लगता है कि ये नियंत्रणीय नहीं है, ये अनियंत्रित है, कि जो होना है होगा ही, मैं कुछ भी कर लूँ, जो होना है वो होके रहेगा. इस टाइप का बच्चे को फीलिंग आती है. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. तो बचा यही, चौथा ऑप्शन यही सही है कि गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं. बच्चे यही फील करते हैं कि जो परिणाम आने वाले हैं वो अनियंत्रित है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं और यही हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. फिर 4 ऑप्शन दिए गए, हिंदी में देखते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है. फिर पहला दिया गया है, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन. अब अगर कोई बच्चा मम्मी पापा से अपने पनिशमेंट से बचने के लिए पढ़ाई कर रहा है तो क्या वो उसके इंटरनल फैक्टर है ये, मतलब किसी दंड से बचने के लिए वो बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो इंटरनल फैक्टर नहीं है, वो उसके अंदर से ये मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ना चाहिए, वो बस भय की वजह से. और भय एक क्या है, बाह्य कारक है, बाहरी फैक्टर है ना, तो वो भय से पढ़ाई कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर नहीं. दूसरा क्या दिया गया, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन. अब बताइए, यही रुचि जो है, ये जो रुचि है यही इंटरनल फैक्टर है. रुचि आदमी के अंदर से पैदा होती है. किसी की कुकिंग में जो रुचि है तो कोई रनिंग में इंटरेस्टेड है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कोई गार्डनिंग में, कोई किसी चीज में, कोई रीडिंग में ही, बुक रीडिंग किसी को बहुत पसंद होती है. तो मतलब रुचि क्या होती है, कोई रुचि डालता नहीं है, माता पिता नहीं डालते बच्चों में रुचि, या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि इंस्टॉल करवा लेंगे. ये रुचि हमारे अंदर से पैदा होती है. ये हमारी एक तरह से इमोशन है ये हमारा, कि हम किसके प्रति संवेदनशील है, किसके प्रति हमारा रुझान ज्यादा है. तो क्या यही रुचि जो एक गतिविधि के में रुचि के कारण अध्ययन, जैसे अगर किसी चीज में रुचि है तो वो उस चीज को पढ़ रहा है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा. रुचि क्योंकि इंटरनल फैक्टर है. और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अगर पढ़ रहा है तो प्रशंसा भी तो बाहरी फैक्टर है, दूसरे लोग, बाहर के लोग भी तो प्रशंसा करते हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा. फिर क्या, प्रतियोगिता जीतने के लिए, तो प्रतियोगिता अगर जीतने के लिए कर रहा है वो भी बाहरी फैक्टर है. जैसे कि प्रतियोगिता में कोई ट्रॉफी मिलेगी, कोई मेडल मिलेगा, तो वो उस चीज के लिए ये मेहनत कर रहा है, अपने अपने इंटरेस्ट बेस पे नहीं कर रहा. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. तो इसमें यही दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा. तो
और इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। और जो अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के प्रति कितने समर्पित है, और उनको हम अपने तरफ से बेस्ट विशेष भी देते हैं कि आप अब इस बार सीटेट के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और डेफिनेटली ये हमारी विशेष की वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से होगा, अगर आप इसी तरह से जुलाई तक मेहनत लगातार करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो और अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।